नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया एक बार फिर से परमाणु तबाही की कगार पर खड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई और इसी के साथ दुनिया एक बार फिर से परमाणु प्रलय की रेस में जा सकती है। एक ऐसे शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे, आज की तारीख में यह संख्या तकरीबन 17,000 के आसपास है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों अमेरिका और रूस की राहें जुदा हो गई? और इसलिए कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध के करीब इस बार दुनिया नजर आ रही है। 5 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो तारीख है जब अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई, टूट गई। और इसी के साथ 50 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर कोई कानूनी अंकुश, लगाम, कोई लिमिट, कोई कैप, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही अब नहीं बची है। अब पुतिन का परमाणु बम आजाद है और यही वो पल है जब परमाणु हथियारों के नई दौड़ का शुरू होने का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका असर सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका असर मिडिल ईस्ट पर होगा, ग्लोबल साउथ पर होगा, वेस्ट पर होगा, यूरोपियन देशों पर होगा। खासकर अमेरिका ईरान टकराव पर सबसे तत्काल प्रभाव दिख सकता है। अब तक रूस ईरान को बैकडोर से सपोर्ट करता रहा है। ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, तेल डील्स और कूटनीतिक ढाल। लेकिन न्यू स्टार्ट के खत्म होते ही तस्वीर बदल सकती है। अब रूस का समर्थन खुले तौर पर होगा और यही नहीं, ईरान के लिए रूस हो सकता है कि परमाणु बम तैयार भी कर दे, क्योंकि ईरान ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को तो कतई हैंडओवर नहीं करेगा, वो रूस को हैंडओवर कर सकता है। तो मैसेज क्लियर है। उस दौर की शुरुआत जहां परमाणु धमकी, प्रॉक्सी युद्ध और वैश्विक टकराव सब एक साथ आने वाले हैं, और इस बीच अमेरिका और रूस की संधि का खत्म होना परमाणु प्रलय का सायरन बजा गया है। बताएंगे आपको इस ट्रीटी के बारे में, इसके खत्म होने के इंप्लीकेशंस के बारे में, ईरान की चाल के बारे में, आगे दुनिया में किस तरह से हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है इसके बारे में, और साथ ही चर्चा करेंगे डिटेल से मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ, और जानेंगे क्या दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ एक बार फिर से शुरू होने वाली है। क्या दुनिया परमाणु प्रलय के करीब जाने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। दुनिया रूस और अमेरिका को दो दुश्मनों के तौर पर देखती है। दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लड़ाई सुपर पावर की। शीत युद्ध, न्यूक्लियर बंकर, मिसाइल क्राइसिस और एक ही डर, अगर ये दोनों भिड़े तो दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। आज वही डर एक बार फिर से हकीकत के बेहद करीब। दशकों से चला आ रहा अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण का सबसे अहम समझौता अब खत्म हो चुका है। पुतिन के परमाणु बम आजाद हैं, पुतिन का परमाणु कार्यक्रम भी आजाद है, और इसी के साथ अमेरिका भी उस संधि से आजाद है जिसमें अमेरिका और रूस को अपने परमाणु बमों की जानकारी और लोकेशन की जानकारी साझा किया करता था। यानी वो समझौता जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों को अब तक एक तय सीमा में बांध रखा था। लेकिन अब वो सीमा तोड़ दी गई है या टूट चुकी है। अब कोई कानूनी रोक नहीं, अब कोई गिनती नहीं है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। बस परमाणु बम बनाने की रफ्तार और होड़ है। क्या थी ये ट्रीटी जिसके खत्म होते ही परमाणु प्रलय का सायरन गूंजने लगा है? 1991 में स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ। नए परमाणु हथियार न बनाने पर दोनों देशों में सहमति बनी। यह सिर्फ दस्तावेज नहीं था, बल्कि सुरक्षा का स्तंभ था। 2010 का न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। 2021 में संधि की मियाद 5 साल के लिए बढ़ाई गई। लेकिन 5 फरवरी 2026 को रूस और अमेरिका के बीच इस संधि की मियाद खत्म हो गई और इसी के साथ
शुरू होती है एक अनिश्चितता जिसमें भविष्य पर परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। 50 साल के बाद दुनिया एक बार ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, विनाश ही विनाश है और प्रलय ही प्रलय है। अमेरिका और रूस अपने अपने परमाणु हथियारों पर किसी को जवाबदेह नहीं है और यही वजह है दुनिया में एटम बम वॉर को लेकर टेंशन तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने तो चेतावनी दे दी है कि यह सिर्फ एक संधि का अंत नहीं है, यह परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी दौड़ जिसका अंजाम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा बल्कि तबाही से तय होगा। और अब तक ट्रंप बैकडोर से रूस के खिलाफ साजिशें करते रहे। ट्रंप भी भली भांति खेल को समझ रहे थे। वैसे यह भी समझ लीजिए 3 अक्टूबर 2025 ट्रंप ने यूक्रेन को हमलों की इजाजत दी। 7 जनवरी 2026 अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को कब्जा लिया। 8 जनवरी 2026 ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ का ऐलान किया। 8 जनवरी 2026 पुतिन ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 9 जनवरी 2026 रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 242 ड्रोन और 35 मिसाइलों से हमला किया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। परमाणु संधि खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएंगे और उसका सीधा असर पड़ेगा दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों पर। उसके बाद हर परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क यही कहेगा, अगर अमेरिका बना सकते हैं, अगर चीन बना सकते हैं, अगर रूस बना सकते हैं, तो फिर हम परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते। और आज की तारीख में चीन कह रहा है कि वो अपनी परमाणु बमों की संख्या 550 से बढ़ाकर 1000 तक ले जाएगा। अब तक रूस और ईरान एक दूसरे से जुड़े हुए थे बैकडोर से, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक ढाल। लेकिन तस्वीर अब बदल रही है। रूस चीन के साथ साथ ईरान भी साथ है। न्यूक्लियर समझौता खत्म होने के बाद रूस के पास जबरन छुपने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अब खुले तौर पर किसी को भी समर्थन किया जा सकता है और मैसेज क्लियर है, चाइना अकेला नहीं है, ईरान अकेला नहीं है। दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। खामनेई और पुतिन अब रणनीति बंद कमरों में नहीं, खुले समंदर में तय करने वाले हैं। खामनेई के साथ पुतिन के खड़े होने से समंदर खून से लाल होने वाला है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के संबंध काफी अच्छे हैं। परमाणु हथियारों की रेस की अगर बात की जाए तो रूस फिलहाल नंबर 1 नजर आता है, जिसके पास 5977 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि ईरान रूस पर आंख बंद करके भरोसा किए हुए है। 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं, वो रूस को सौंपने के लिए तैयार है। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी करेगा? यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब रूस किसी ट्रीटी में नहीं बंधा है, किसी संधि में नहीं बंधा है। वो अब और परमाणु बम बना सकता है। तो क्या वो ईरान के लिए परमाणु बम बनाएगा? मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है ऐसा वो कर सकता है और दुनिया का कोई भी कानून रूस को ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि वो जिससे टकरा रहे हैं उन लोगों के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, संख्या में भी और कई जगहों पर तैनाती के मामले में भी। रूस अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म होने के बाद दुनिया तबाही के मुहाने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस डील को रिन्यू करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। ट्रंप ने इस पर कहा था कि यह डील अगर खत्म होती है तो हो जाए। दूसरी ओर रूस ने भी इसे बढ़ाने के बजाय घोषणा की कि वो अब न्यूक्लियर वॉरहेड पर किसी लिमिट से नहीं बंधे। अब कैसे न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू होगी यह भी जान लीजिए। रूस अमेरिका की संधि के बेअसर होने से खतरा बढ़ गया है। 1970 की न्यूक्लियर अप्रसार संधि एनपीटी को याद कीजिए। एनपीटी के साल में आखिर में समीक्षा होनी है। एनपीटी में गैर न्यूक्लियर देश ने वायदा किया था कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका रूस डील के खत्म होने से एनपीटी की नींव कमजोर हो गई है। अमेरिका और रूस फिर से अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने के लिए होड़ शुरू करेंगे। अब गैर न्यूक्लियर देश भी न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर की होड़ पहले ही दिख रही है।
पिछले साल रूस ने पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर टॉर्पीडो और न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। दूसरी ओर अमेरिका ने लंबी दूरी के हथियारों से बचने के लिए गोल्डन डोम बनाने की योजना तेज कर दी। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में खासतौर में चीन जैसे देश भी कूद सकते हैं। चीन उन देशों में शुमार है जिन्होंने हाल के सालों में अपना परमाणु जखीरा तेजी से बढ़ाया है। अमेरिका और रूस की रसाकसी उसे परमाणु हथियारों को बनाने का और ज्यादा मौका दे सकती है। लेकिन क्या यह परमाणु हथियारों को बनाने की ही होड़ होगी? अगर इस खेल को पलट दिया जाए तो कौन किसको कितना सैबोटाज कर सकता है? अमेरिका अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए, खुफिया विभाग के जरिए कैसे वो रूस को रोकेंगे, उनके कार्यक्रम को रोकेंगे? रूस अपने केजीबी एजेंट्स के जरिए, अपने खुफिया विभाग के जरिए अमेरिका के कार्यक्रमों को सैबोटाज करने की कोशिश करे तो? क्योंकि दोनों के बीच अब कोई संधि नहीं है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी में यह साफ तौर पर कहा गया था कि रूस अपने परमाणु हथियारों की लोकेशन, उनकी समीक्षा करने के लिए अमेरिकी डेलीगेशन को आने की परमिशन और अपने हथियारों की जानकारी सब कुछ अमेरिका को देगा। वाइस वर्सा अमेरिका भी अपने हथियारों की जानकारी, लोकेशन और हथियारों के निरीक्षण का जिम्मा रूस को सौंपेगा। लेकिन कोविड के लॉकडाउन के बाद से, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा, उसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के डेलीगेशन को अपने यहां आने से मना कर दिया। उसके बाद से ही इस ट्रीटी में सबसे बड़ी खटास आई और तब से लेकर आज तक अमेरिका को भी यह बात पता नहीं कि रूस ने कितने नए हथियार टेस्ट किए और रूस को यह बात पता नहीं कि अमेरिका ने कितने हथियार टेस्ट किए। तो आखिर यह मुल्क करना क्या चाहते हैं? आज की तारीख में पूरी दुनिया में 17,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो शीत युद्ध के समय में तकरीबन 55,000 हुआ करते थे। 17,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पूरी दुनिया को कई बार खत्म करने के लिए काफी हैं। इंसान का वजूद हमेशा हमेशा का मिटाने के लिए काफी है। तो और कितने परमाणु बम चाहिए इस दुनिया को? और इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद दुनिया किस दिशा में जाएगी? इन सवालों पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा और विदेश मामलों के जानकार हैं कर्नल एस के मलिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एयर मार्शल ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं। ओपी तिवारी सर, सबसे बड़ा सवाल अब यहां से अब दुनिया की दिशा क्या होगी? अमेरिका और रूस के बीच की सबसे मजबूत, सबसे जिम्मेदार संधि न्यूक्लियर बम को लेकर, एटम बम को लेकर खत्म हो चुकी है। देखिए विवेक, संधि इटसेल्फ, जब तक ये दो देश जिम्मेदारी से बिहेव ना करें, संधि पर तो कोई भी साइन कर सकता, कुछ भी कर सकता। जब तक जिम्मेदारी से बिहेव ना करे तब तक ये तो शांति की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। अभी जो प्रिकॉशन हुआ, जैसे 21 में ट्रीटी एक्सपायर हो गई थी, 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया और रशिया ने बीच में कोशिश की आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अमेरिका ही हट रहा था। अमेरिका का तर्क ये था कि इसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो ट्रीटी खत्म हुई है, इसमें बीच में कई बार वायोलेशन हुए हैं। यूएस ने पहली बार किया, एक मिसाइल बनाई थी जिसका वो जम्मू के लिए था, तो समुद्र के नाम पर वो कर लिया कि समुद्र शिप से लॉन्च होगा, नाम मैं भूल रहा हूं। तो उसके बाद रशिया पीछे नहीं गया, रशिया ने भी तुरंत वायोलेट किया और अपना एक मिसाइल वैसी बनाई। तो ये वायोलेशन तो चलता आ रहा। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है, न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, जैसा आप बता रहे थे कि विश्व कई बार डिस्ट्रॉय हो सकता है, आर्सेनल बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे, स्पेसिफिक इक्विपमेंट होंगे जिससे कि इन देशों को आपस में एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। उसका डेवलपमेंट ये कर रहे हैं लोग और आपस में अवश्य करेंगे। और दूसरी जो मेन एक अप्रिहेंशन है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, कहानी तो बनाएगी कि अयूब खान साहब, जो भी साहब थे, वहां से चुरा के लेके आए, बना लिया। तो चुरा के तो कोई बना नहीं सकता। इट वॉज क्वाइटली गिवन बाय अमेरिका टू पाकिस्तान। अब ये सब चल रहा है, तो फिर क्या कोई गारंटी ये नहीं है कि अभी रशिया अगर ये वेपन ईरान को ना दे, ईरान ने बनाया नहीं बनाया हो, तो इस तरीके साधन चलता रहेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर बॉम्ब इररिस्पॉन्सिबल देशों के और लीडर्स के हाथ में चले जाएंगे तब खतरा बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका और रशिया दोनों को इस पे समझ लेनी चाहिए और इसके अनुसार एक्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। लेकिन अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया तो रशिया भी ईरान को देने के लिए अब आजाद है। रशिया अभी तक ये था कि वो बनाएंगे नहीं,
डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये थियरी सही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एम्पावर किया, तो रशिया अपने हितों को देखते हुए, जो कि ईरान के बहुत करीब, वो ईरान को एम्पावर कर दें। कोई अब ट्रीटी तो कोई बची नहीं। करने की, हाँ खुद नहीं करेगा तो नॉर्थ कोरिया के माध्यम से कर देगा। नॉर्थ कोरिया तो बैठा हुआ करके, तो ये एक बैलेंस तो उनको करना ही है। 1962 में भी इन्होंने मिसाइल क्राइसिस की थी एक बार। तो ये जो चल रहा है कि यूक्रेन को सस्ता बंद कर देंगे, लेकिन यूक्रेन को जब तक पूरा सपोर्ट बंद नहीं करेंगे, रशिया और यूक्रेन का वॉर सीज फायर नहीं होता है, तब तक ये कंफ्यूजन चलता रहेगा। इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। कितने भी आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो, जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है अमेरिका और रशिया के बीच में, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तभी क्लियर होगी, बैठे होगी, जब तक यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म नहीं होता। बिकॉज हमें एक याद करना चाहिए, रशिया फाइनेंशियली भले वीक है, लेकिन मिलिटरली अभी भी पावरफुल है। नंबर 2 तो क्या नॉट से तो अमेरिका से आगे है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका के बराबर तो डेफिनेटली है। तो उसको काउंटर करना अमेरिका के बस में नहीं है। और रूस भी चुपचाप नहीं बैठेगा, और अपने जिस तरीके से यूक्रेन से उसे 4 साल से परेशान किया जा रहा है, तो अमेरिका को भी परेशान करने की पूरा सक्षम है। जी संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, क्या होगा इसके बाद? देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में विश्व में जो रणनीतिक अनिश्चितता है वो लगातार गहरी होती जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का जो संकट है, ट्रस्ट डेफिसिट गहराता जा रहा है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो अमेरिका और रशिया के बीच में थी, वो 2020 में ही कोलैप्स कर चुकी थी, और अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी कोलैप्स करने जा रही है। और जाहिर है कि उस समय भी जो INF ट्रीटी जब कोलैप्स वो हुई थी 2019 में, तो उस समय भी ट्रंप प्रशासन ही था, और राष्ट्रपति ट्रंप का ये तर्क है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया तो अपने जो वेपन्स को ऐसे बायलैटरल ट्रीटीज के माध्यम से लिमिट कर ले रहे हैं, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज के माध्यम से वो लिमिट कर रहे हैं, लेकिन वही चाइना लगातार अपने वेपन्स को डेवलप करता जा रहा है, चाइना लगातार उसको बढ़ाता जा रहा है। तो अमेरिका और रशिया के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो इस ट्रीटी के कोलैप्स करने का एक कारण तो है ही, लेकिन जो एक सबसे बड़ा कारण मैं जो देखता हूं, और जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है, कि चूंकि उसमें चाइना नहीं शामिल है, और चाइना पूरे फ्री तरीके से, ओपन तरीके से, चूंकि वो किसी संधि की शर्तों से नहीं बंधा है, इसी वजह से वो अपने वेपनाइजेशन को तेज गति से कर रहा है। लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इंटरमीडिएट रेंज वेपन्स हो, ICBMs हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, सभी वो तेज गति से विकसित कर रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये तर्क है कि उसमें चाइना के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए, तो वो रीनेगोशिएशंस की बातें करते हैं। INF ट्रीटी के भी रीनेगोशिएशंस की बातें वो कर रहे थे, हालांकि ये रीनेगोशिएशंस पॉसिबल वर्तमान स्थितियों में नहीं दिखाई देते हैं। और उसी तरीके से न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी जब कोलैप्स कर रही है, तो इस पे भी रीनेगोशिएशंस का कहीं मैं संभावना नहीं देखता, और मुझे नहीं लगता कि अभी चाइना उसके लिए तैयार होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो फिर बच्चों वाली जिद हो गई संजीव भाई, तो बच्चों वाली जिद हो गई कि चाइना को भी शामिल कीजिए, चाइना को भी शामिल कीजिए। तो चाइना को शामिल करने के लिए सबको मिलकर बैठकर बात करनी होगी। इसमें रशिया क्या करेगा? रशिया तो कह ही रहा था कि आप एक काम कीजिए, आप इसको 5 साल के लिए और बढ़ा लीजिए। आपने 2021 में एक्सटेंशन दिया जब दुनिया में कोविड काल था। तो आपकी मंशा नहीं है यहां पर, आपकी मंशा यह है कि आप परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ाना चाहते हैं, आप और न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव आप जानते हैं, वो अपने आप डिफेंस बजट को $1.5 ट्रिलियन का ले जाना चाहते हैं। $900 बिलियन से ऊपर का पहले का ही है, लेकिन वो जिस तरीके से पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, एक मैसिव मिलिट्री माइट वो मेंटेन करना चाहते हैं, उसको लगातार बढ़ाना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में चाहते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी डेवलप करें, मिसाइल्स को भी डेवलप करें, और उसको डिप्लॉय भी करें। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बेहद महत्वाकांक्षी सोच है, उसी का परिणाम यह है कि अभी एक ट्रीटी कोलैप्स हो चुकी है, 2 ट्रीटीज कोलैप्स हो चुकी हैं, और अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी खतरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बन रहा है, ऐसे में NPT भी कोई खतरे में पड़ सकती है, और खतरे में है दुनिया के लिए बिल्कुल खतरे में। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कौन मानेगा? अब दुनिया में 193 देश हैं, जिनमें से 11-12 देशों के पास परमाणु हथियार है, बाकी के देश बोलेंगे अब हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे। अब किस किस को रोक लेंगे? कहां कहां अपने जंगी बेड़े जो है भेज देंगे? कहां कहां USS अब्राहम लिंकन आप भेजेंगे? मैं यूके देवनाथ सर से इसका रिएक्शन चाहूंगा। मैं आ रहा हूं संजीव सर, आपके हाँ आप पूरा कर लीजिए। ठीक है संजीव जी। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए,
पूरे विश्व में हथियारों की होड़ करना, वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता करना, ये अपनी जगह ये हमेशा से होता रहा है। और एक कंटेस्टेशन, एक कंपटीशन, एक राइवलरी भी होती है। लेकिन आज समय आ चुका है कि पूरी मानवता को और विश्व के सभी नेताओं को बुद्धिमत्ता के साथ वो व्यवहार करें तो बेहतर होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा स्टेप उठ जाए कि जिससे कि परमाणु हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई दुनिया, उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाए। कहीं इस तरीके की स्थिति हम न चले जाएं, इसके बारे में नितांत तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र अपने आप को डेमोक्रेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के कस्टोडियन होने का दावा किया करते थे, आज उसी को वायलेट करते जा रहे हैं और सारी ट्रीटीज को वो एक के बाद एक कोलैप्स कराते जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया का जो अस्तित्व है वो मैं संकट की स्थिति में जाता हुआ देखता हूं, और ये पूरे विश्व के लिए बड़ी गंभीर मैं कहूंगा चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय का जो वातावरण है और एक विजनरी लीडरशिप जिस तरीके की पूरे विश्व में आनी चाहिए, उसका बहुत भारी अभाव दिखाई देता है। राष्ट्रों के नेताओं में जो अति महत्वाकांक्षाएं ज्यादा दिखाई देती हैं, स्टेट्समैनशिप कम दिखाई दे रही है, और ये पूरे विश्व को बड़े खतरे में डाल सकता है, महाविभीषिका में झोंक सकता है। इसी वजह से मैं फिर से कहूंगा कि आज ये समय आ चुका है कि बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन किया जाए और विश्व के नेताओं को कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे कि पूरी मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। संजीव जी, दुनिया वैसे ही क्लाइमेट चेंज के बारूद पर बैठी हुई है। अमेरिका जमा हुआ है, पूरा ग्रीनलैंड जैसी आर्कटिक जैसी स्थिति बनी हुई है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, फरवरी के महीने में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जो बर्फबारी दिसंबर से शुरू हो जाती थी। आप खाड़ी देशों में चले जाइए, कई देशों में बाढ़ की स्थिति बन गई थी अभी 2025 में, जहां पर रेगिस्तान और सूखा हुआ करता था। इन ग्लोबल लीडर्स के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, ग्लोबल कैनवास बहुत बड़ा है, लेकिन इनको अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना है सो दैट कि डेटरेंस कायम कर सके। यह हिटलर शाही सोच अगर 21वीं सदी में 2026 में नेताओं के अंदर पनप रही है तो फिर दुनिया के लिए बहुत घातक है। मैं एक जवाब चाहूंगा यूके देवनाथ सर का इस पर, फिर मैं मलिक सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, क्या होगा इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद, आपको क्या लगता है? विवेक, देखो, ये जो ट्रीटी है ये तो लिमिटेशन ट्रीटी है, यानी सब देश, अमेरिका रूस से शुरू हुआ था। धारणा ये थी कि आस्ते आस्ते सब देश थोड़ा थोड़ा करके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो डिप्लॉइंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो फाइटर बॉम्बर हो, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हो, सबमरीन हो या ज़मीन पर व्हील बेस्ड लॉन्चर हो, उनको एक एक करके कम करेंगे। कुछ हद तक सक्सेस मिला भी है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या कम होते होते बहुत कम हो गई है। अभी इसमें अगर ये ट्रीटी खत्म हो गई है, जाहिर बात है कल से ही ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका और ज़्यादा बम बनाना शुरू कर देगा, रूस और ज़्यादा बम बनाना शुरू कर देगा। देखो, पूरी चेन है, बड़ी मछली से लेके छोटी मछली तक। अमेरिका क्यों हथियार बना रहा है? क्योंकि उसे लगता है रूस उसके ऊपर बम डाल देगा। चीन क्यों बम बना रहा है? क्योंकि चीन सोचता है कि अगर अमेरिका उसके साथ युद्ध करेगा तो चीन के पास बम होने चाहिए। भारत ने 1974 में पोखरण कर दिया, 1998 में फिर से विस्फोट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम असल में चीन के बराबर आना चाहते थे। अब पाकिस्तान ने हमारे बाद क्यों एक्सप्लोजन कर दिया, न्यूक्लियर हथियार बनाने शुरू कर दिए? क्योंकि उनको लगता है कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियार है। इजराइल भी सुना है कुछ बम बना लिया है, क्योंकि उनको इस्लामिक बॉम्ब का खतरा डर लग रहा है, शायद पाकिस्तान के बॉम्ब्स की तरफ इशारा है। अब बात यह है कि ये जो पूरा चल रहा है मामला, इससे क्या न्यूक्लियर हथियार की संख्या बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है। क्या डिलीवरेबल सिस्टम के ओवरनाइट दर्जनों सबमरीन बन जाएंगी, न्यूक्लियर सबमरीन, या दर्जनों स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स और बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, लंबे समय में मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 साल में, अगले 50 साल में या 100 साल में न्यूक्लियर वेपन्स की जो तादाद है उसको आस्ते आस्ते कम करना है। मैथमेटिकल मॉडल जो था, अब AI आने के बाद यह प्रेडिक्ट कर रहा है कि 300 साल के बाद दुनिया में कोई एटम बम नहीं होगा। इसके काफी सारे रीजन है, ज्यादातर रीजन पॉलिटिकल है। तो अगर हमें इस तरह से काम करना है कि आज से 300 साल के बाद दुनिया में कोई न्यूक्लियर हथियार ना हो, तो हमें एक दूसरे पर थानेदारी नहीं करनी है, पुलिस नहीं भेजनी है, ना ही वेरिफिकेशन की जरूरत है।
ये एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन लाने की बात हो रही है। अभी इस बार स्टार्ट टीटी क्यों नहीं एक्सटेंड हो गई? बहुत बड़ा रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। अभी उबल रहे हैं, कल ठंडे हो गए। एक बहुत बड़ा रीजन था पुतिन ने पिछले 4 साल में कम से कम 5 बार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सरसाइज में डिप्लॉय कर दिया बेलारूस में वॉर हेड लगाकर। तो सेल्फ इंपोज यानी अपने ऊपर खुद ही अंकुश रखने की जरूरत है। ये क्या बहुत आइडियलिस्टिक सोच है? नहीं है विवेक। देखो, दुनिया में हम सब एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रहे हैं। आज की तारीख में कोऑपरेशन इतनी ज्यादा है कि भारत और चीन 130 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है, चीन भी हमारे खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा भविष्य में, हम भी चीन के खिलाफ नहीं करेंगे। इसी तरह से आज की तारीख में आप देख लो, चीन और अमेरिका 720 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं और बढ़ रहा है। शी जिनपिंग अब अमेरिका जा रहे हैं। तो एक सेल्फ इम्पोज्ड, ना अमेरिका चीन के ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकेगा, ना चीन अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकेगा। और वैसे भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, देखो ये समझना पड़ेगा, रूस और अमेरिका के बीच में जो इक्वेशन है वो अमेरिका संख्या के हिसाब से चीन और अमेरिका के बीच में नहीं है। चीन के पास हथियार मात्र हैं 600, वो भी उनमें ज्यादातर जो है IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे लगे हैं, उनकी रेंज ग्लोबल नहीं है। चीन के जो मिसाइल हैं वो ज्यादातर उनकी एक्यूरेसी भी डाउटफुल है, शायद इंटेंडेड टारगेट से प्लस माइनस आधा किलोमीटर या प्लस माइनस, जब तक वो अमेरिका पहुंचेंगे प्लस माइनस 1 किलोमीटर पे गिरेंगे। सबसे बड़ी बात है, चीन ने अभी तक MIRV यानी एक ही रॉकेट पर एक ही डिलीवरी सिस्टम पे 4, 6 या 8 वॉरहेड लगाने की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं की है। जबकि अमेरिका जब बोलता है कि उसके पास 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड है, एक तो ज्यादातर जो हैं वो आसानी से चीन पहुंचा सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि ज्यादातर की यील्ड बहुत ज्यादा है, मेगाटन्स में, हंड्रेड्स ऑफ मेगाटन्स में उनकी यील्ड है। तीसरी बात है, अमेरिकन जो वेपन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलोज देखो, न्यूक्लियर वॉरहेड में चाहे आप फर्स्ट अटैक करो या सेकंड स्ट्राइक करो, एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जब जवाबी हमला जाएगा तो दुश्मन के साइलोज को निशाना बनाना है। साइलोज जो है जमीन के नीचे 500 फीट नीचे है, कंक्रीट और स्टील के। तो अगर आपकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 100 मीटर 200 मीटर है तो साइलोज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चीन की ये लिमिटेशन है। लेकिन अमेरिकन जो मिसाइल हैं उनकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 10 मीटर है, यानी वो साइलोज पे जो लगेगा, साइलोज के कवर वाले ढक्कन पर लगेगा और अंदर घुस जाएगा। तो बहुत, और अमेरिका के सारे डिलीवरी सिस्टम जो है मल्टीपल हैं। सबमरीन से अमेरिका एक सबमरीन से 8-8 न्यूक्लियर सबमरीन डिलीवर कर सकता है। चाइनीज ने जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रायल किया था, उन्होंने अपने सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल SLBM लॉन्च करने के लिए 2 फायर किए थे उन्होंने। रेंज में बहुत फर्क है, चाइनीज मिसाइल जो है वो 1200 किलोमीटर तक का रेंज दर्शाया गया। अमेरिकन जो उनकी SSBNs हैं उनका डिलीवरी के लॉन्च के बाद जो मिसाइलें हैं वो 6000, 8000, 12000 किलोमीटर तक जा चुकी हैं। तो चीन जो है, जब वो कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाना कम करेगा बशर्ते उसका जो दुश्मन है यानी अमेरिका, चीन ने रूस पर नहीं फेंकने अपने न्यूक्लियर हथियार, चीन ने भारत पर भी नहीं फेंकने। चीन तैयार कर रहा है अपने को अमेरिका से कंपीट करने के लिए। चीन ने कह दिया पहले अमेरिका भी प्रोपोर्शनेटली कम करे। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके बताया यूके देवनाथ सर। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव आपका स्टांस रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, जितने पॉजिटिव स्टांस पे आपने लिया। आपने कहा कि मिसाइल साइलोज को निशाना बनाना है, वो सेकंड स्ट्राइक में हो, फर्स्ट स्ट्राइक में हो, लेकिन अगर प्लस माइनस 1 किलोमीटर की भी एक्यूरेसी है तो कद्दू चाकू पे गिरे, चाकू कद्दू पे गिरे, मरेगा तो कद्दू ही, आप फंसेगा तो बीच में आदमी ही। अगर न्यूयॉर्क के प्लस माइनस 1 किलोमीटर में कोई मिसाइल गिर जाए तो पूरा न्यूयॉर्क खत्म। और जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था वो आप लोगों को पता है किलो टन वाला बम था, अभी तो मेगा टन में है। 17,000 वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। 55,000 वॉरहेड्स शीत युद्ध के समय थे जिसको घटाकर 17,000 किया गया। अब चाइना कह रहा है कि हमें 1,000 प्लस टारगेट हमने 2030 का ले रखा है। आप कहते हैं कि भाई व्यापार के आधार पर दुनिया चलेगी।
मुझे नहीं लगता व्यापार के आधार पर दुनिया चलने वाले। व्यापार के आधार पर दुनिया चलनी होती तो पूरा यूरोप रशिया के गैस पर चलता है, तो रशिया को यूक्रेन से क्यों युद्ध लड़ना होता, और यूक्रेन को अपने परमाणु हथियार को क्यों सरेंडर करना पड़ता, एनपीटी में क्यों जाना पड़ता, अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बीच में, और उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो ये परमाणु हथियारों का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे डर इस बात का है। मैं मलिक सर के पास जा रहा हूं कि इसका मिसयूज हुआ या फिर इसकी होड़ शुरू हुई तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। विवेक जी, देखिए, इस संधि के खत्म होने से जो आज की हम बात कर रहे हैं डिस्कशन में, मुझे लगता है कि देखिए, जो ट्रंप साहब के कारण जो पिछले एक साल में परिस्थितियां पैदा हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ है। और चूंकि ये संधि का जो इसकी म्याद खत्म होनी ही थी, और किसी भी देश की तरफ से इसकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा था कि संधि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि संधि का कोई वैल्यू नहीं बची है। अभी ट्रंप साहब और पुतिन साहब के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या हम ये बात वी फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या इस बारे में कोई बात नहीं होगी? जरूर हुई होगी। और दोनों पक्षों को ये लगता है कि देखिए, इस संधि को आगे बढ़ाने से कुछ नए अचीवमेंट हासिल नहीं हो रहे हैं। और रही बात ये कि दोनों पक्षों के पास परमाणु हथियारों की कोई कमी नहीं है। आज जो परमाणु हथियार यानी 17,000 जो आप कोट कर रहे हैं, ये इस पूरी पृथ्वी पर जीवन नष्ट करने के लिए कई बार कर सकते हैं। तो इसका तो हमें डिवास्टेशन का तो कोई बात ही नहीं है। इसका हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और इसके आगे जो हाइड्रोजन बम पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, देखिए, देशों के पास वो सब चीजें हैं, टेस्टिंग में चलती रहती है। और जो हमारे सामने फिगर्स आती है वो फिगर ट्रू नहीं होती है। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी उसको मॉनिटर करती है, तो वो एक अपना अनुमान लगाती है जो कि ओपन फोरम में आती है। अब जो परमाणु हथियार उसके फैलने की आशंका हम जता रहे हैं, मुझे लगता है कि रशिया और अमेरिका दोनों इतने समझदार जरूर होंगे कि इस धरती पे वो जीवन को जरूर उसको रिगार्ड करेंगे। और यही कारण है कि पुतिन साहब ने अपने हथियार, कई बार जो खबरें आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जो अपनी एक्सरसाइज की है उनमें डिप्लॉय करके शायद उनको टेस्ट किया है, मतलब फायर करके टेस्ट नहीं किया है, उनका डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी ये एक उनकी पोस्चरिंग थी। पुतिन साहब को भी मालूम है कि अगर एक न्यूक्लियर वारहेड गलती से भी चल गया तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और दूसरी साइड भी, यानी अमेरिका जो उसको सपोर्ट कर रहा है और अब तक नेटो सपोर्ट कर रहा था खुलेआम, वो भी इस बात के लिए खुलेआम उनको भी एक लाइसेंस मिल जाएगा कि दूसरी तरफ से वो भी एक गलती कर दे। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि बड़े देश जो हैं वो अपने आप ये रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज जरूर करेंगे, इतनी समझ जरूर दिखाएंगे कि इस धरती पर जिस लिए वो एटम बम बना रहे हैं, असली आप विवेक से देखिए, ये हथियारों का बनना, पूरा हथियार इंडस्ट्री का चलना, ये किस लिए, क्यों बनाते हैं देश? क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना होता है। और वो इंटरेस्ट क्या है? वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पूरी दुनिया पर चाहे एक छत्र राज करने की इच्छा हो या पूरी दुनिया पर धाक जमाने की इच्छा हो, जबकि साफ साफ दिखती है कि अमेरिका उसमें अग्रणी देश रहा है। सोवियत संघ के डाउनफॉल के बाद से, उसके बाद सोवियत संघ इकोनॉमिकली इतना ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन मिलिट्रीली वो आज भी बहुत ताकतवर कंट्री है। लेकिन ये देखते हुए, अगर चूंकि चाइना का जो उद्भव हुआ है और सोवियत संघ का जो पराभव हुआ है इकोनॉमिकली, इस पूरे इकोनॉमिक इसको सिनेरियो को समझने के लिए, इक्वेशन को समझने के लिए ये माइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसको अपने यानी डोमिनेंस के लिए इस माइट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश जैसे भारत ले लीजिए, चीन ले लीजिए, इवन मैं नॉर्थ कोरिया का भी ये मैं करता कि वो नहीं इस बात को ये गलती करने वाले कि वो न्यूक्लियर फायर हो जाएगा। हाँ, इसको बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। बात यह है कि चिंता जिस चीज की है, वो चिंता ये है कि चूंकि दोनों देशों के बीच में संधि खत्म हो गई और संधि होने से एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन रहता है कंट्रीज के ऊपर कि वो कुछ चीजों को जरूर फॉलो करें, पालन करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि जब बड़े देश अपनी चीजों को डिसिप्लिन लग रहे हैं तो छोटे देश अपने आप उस चीज पर डिसिप्लिन करने पर लगते हैं। डर इस बात का है कि ये छोटे छोटे जो हमारे जैसे मलिक साहब, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं आपको, मुझे एक और डर है। जो व्यक्ति यूएन को खत्म करके पीस बोर्ड की स्थापना कर सकता है, जो व्यक्ति डब्ल्यूएचओ से बाहर आ सकता है, वो व्यक्ति कल को बोले कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब स्कीम लेकर आ रहे हैं, आप 10,000 करोड़ डॉलर दो, हम आपको 5 न्यूक्लियर बॉम्ब देंगे। कोई ट्रीटी तो है नहीं कि वो अपना परमाणु बम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते या कर नहीं सकते। कल को डोनाल्ड ट्रंप स्कीम लॉन्च कर दे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत, भाई दुनिया भर को हथियार बेचते हैं, परमाणु बम भी बेचेंगे।
सब रखो एक एक परमाणु बम, सब एक एक सेट अपने पास रखो। ईरान को बोलेंगे तुमको भी देंगे, लेकिन बटन हमारे पास होगा। तो विवेक जी, इस चीज पे तो वो फॉलो कर रहा है ऑलरेडी। और हमारे हो खिलाफ सकता है कि इसी वजह से उन्होंने ट्रीटी पे सिग्नेचर नहीं किया जी जी, कि हम बनाएंगे भी और बेचेंगे भी। अनसेड फॉलो वो अमेरिका करता है इस चीज को। और वो क्या करता है, एग्जाम्पल देता हूं। 11 मई 13 मई 1998 को भारत ने ओपन जो हमारे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम अपने की, अपने जो डिवाइसेस को हमने टेस्ट करने का एक तरह से जो 2 दिन के अंदर हमने कैरी आउट किया। 15 दिन बाद 28 मई को उसी साल पाकिस्तान ने टेस्ट कर डाले। क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी थी? और लोग कहते हैं कि नहीं ये चाइना ने कराया। नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये अमेरिका का बैलेंसिंग एक्ट था, अमेरिका ही तो करा रहा है। इसी तरह से अमेरिका के पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेचते हुए हमारे उसको उनको पकड़ा गया है एक तरह से देखा जाए। और क्या किया पाकिस्तान ने उनके साथ, ये सबको विदित है। यही बात ये होती है कि ये बैलेंसिंग एक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये चाहे वो खुलेआम बेचे या फिर छुप छुप के बेचे, जैसे कि वो बेच भी रहे छुप छुप कर। ये सारी कहानी बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग के अपने डोमिनेंस की है, दूसरे कंट्रीज को अपने पाले में लाने की है कि आइए हमारे साथ, हम आपको बेनिफिट कराएंगे और हम आपको कैपेबल कराएंगे। जैसे कि वो पाकिस्तान को झुंझुना दिखाते रहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ आपको इतना मजबूत करेंगे कि आप न्यूक्लियर पावर में भी उनका सामना कर सके। तो ये कहानी वो है कि देखिए कल क्या आ जाएगी, तो कल्पना की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने सर, बड़े ये लेवल कल्पना पे नहीं है सर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इस पे कल्पना वर्ड अप्लाई करना ठीक बात नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी वर्ड अप्लाई करने से पहले भी 100 बार उस वर्ड को सोचना पड़ता है कि मैं इन पर अप्लाई हूं कि ना हूं। ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हो? ओपी तिवारी सर बताइए, कोई मैं गलत अवधारणा या गलत आशंकित हूं क्या मैं? अब एग्जाम्पल भी मलिक सर ने दे दिया कि पाकिस्तान को पहले ही परमाणु हथियार देकर बैठा है अमेरिका। वो तो मैं कह ही रहा था पहले से ना, और कि इतने दिया परमाणु उसने। हथियार का करेंगे 5,500 परमाणु हथियार का बेच देंगे, 4,500 रखेंगे, 1,000 परमाणु हथियार काफी है। I'll take back to 1945। हाँ ठीक है, हाँ जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब गिराया गया था, जी। उसके पहले ही जापान तैयार हो गया था सरेंडर करने के लिए। तो उस समय कोई मकसद, कोई उद्देश्य नहीं बनता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए। हाँ कि वो देश को उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और विश्व को दिखलाया कि हमारे पास है और हम बेचेंगे भी। अब कितनों को बेच चुके हैं वो तो पता नहीं, अभी बताना मुश्किल है, बिकॉज ओपन डोमेन में नहीं होगा। पाकिस्तान का तो मैं बहुत दिनों से कंफर्म रहा हूं, हमेशा रहा हूं कि बिकॉज ये ना बहाना बनाया कि वहां चुरा के लेके आ गए, चुरा के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब ईरान, ये हम तभी कहता हूं कि अब भाई अमेरिका को ईरान की बॉम्ब से इतनी एलर्जी है, अब पाकिस्तान के बॉम्ब से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्शन रहे हैं टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बहुत ज्यादा है, और इवन अमेरिका में भी वो गड़बड़ कर चुके हैं, वहीं पकड़ा गया था उनका मिलों ने। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की बॉम्ब को टेररिस्ट के हाथों में जाने की समस्या मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है इंस्टेड ऑफ ईरान। तो इसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दूसरी बात ये करना चाहूंगा, देखिए कहा भी जा रहा था कि अगर वेनेजुएला के पास एटम बॉम्ब होता तो ये अमेरिका ये कर नहीं पाता। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो छोटे छोटे देशों में भी एक डिटरेंट पैदा कर सकता है। तो हो सकता है कि ये लोग बेचे, रशिया ही बेचे, कुछ अमेरिका बेचे, कुछ पैसा जनरेट करे। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर वॉरफेयर का सवाल है, मैं आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट में कोट करना चाहूंगा। उन्होंने जी। कहा था कि आई डोंट नो अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर चौथा वर्ल्ड वॉर होगा तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। तात्पर्य यही था, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसके बाद जो दूसरा वर्ल्ड वॉर होगा पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो ये एक डेटरेंस तो अवश्य रहेगा, लेकिन किसी खतरनाक आदमी में, कई पागल नेता हैं, ट्रंप को तो नहीं कहूंगा लेकिन कई और है, उनके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए ताकि वो कुछ ट्रिगर दबा सके। तो ये इसका हमें सावधान हमें रहना पड़ेगा। लेकिन आपने ट्रंप का नाम लेकर नहीं कहूंगा, क्यों कहा ऐसा? ट्रंप का नाम लेकर नहीं मैं कहूंगा, समझ गया, दर्शक भी समझ गए। ओपी तिवारी सर रहने दीजिए बस, आपने तो जो कहना था आपने कह ही दिया। आपने वेनेजुएला का नाम लिया, नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया दिन रात सुबह शाम पानी पी पी के धमकाता अमेरिका को, अमेरिका कर दे अटैक नॉर्थ कोरिया पे जाके कल को। क्यों एटम होता तो उनको राष्ट्रपति उठा नहीं सकते थे वो। वही कह रहा हूं, था। आप वेपन ऑफ डेटरेंस कह रहे हैं ना, यही वेपन ऑफ डेटरेंस कहीं वेपन ऑफ वॉर में ना तब्दील हो जाए, बस आशंका इसी बात की है। संजीव सर। जी मैंने एक बचपन में एक मिथ सुना था, पौराणिक मिथ सुना था शिव पार्वती संवाद के संदर्भ में, कि भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है, और पार्वती जी उनकी जो धर्मपत्नी, उन्होंने पूछा कि आप तो विनाश के देवता हैं,
तो ये विनाश होगा कब? आप कब अवतार लेंगे, कब ये विनाश का कार्य करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, विनाश करने का जो सारी तैयारियां मनुष्यों ने पहले ही पूरी कर रखी है, और वो अपना विनाश खुद कर लेंगे। यदि उन्होंने ठीक तरीके से अगर अपने आप को कंडक्ट नहीं किया तो मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना विनाश खुद कर लेंगे। तो ये बात पूरी मानवता को, और जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है कि जो नाभिकीय हथियारों पर जखीरों पर बैठी हुई दुनिया। सर, अगर इसको डिकोड करने की कोशिश की जाए, अमेरिका की क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि रशिया ने आग्रह किया था कि आप और 2 साल के लिए बढ़ा लीजिए, फिर हम इन बिटवीन बैठ के बात कर लेंगे। अमेरिका ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया और रिस्पॉन्स करने से इनकार भी कर दिया। मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? मंशा बहुत स्पष्ट है कि वो चाइना को भी इसमें शामिल कराना चाहते हैं। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मलिक साहब से मैं सहमत हूं। देखिए, 1945 में और 2026 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी महाशक्तियों के बाद जो मेजर पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इनको डिलीवर करने के सिस्टम्स भी मौजूद हैं, ट्रायड की कैपेबिलिटीज है, जल नभ, थल नभ, सभी से वो करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स दाग दे। रशिया यूक्रेन का युद्ध 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज तक रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर अगर कोई एक सिंगल गोली भी फायर नहीं की है, तो जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन रशिया के पुतिन के दिमाग में है। और वहीं अमेरिका और नाटो ने भी अगर रशिया के ऊपर कोई गोली नहीं फायर की है, तो उसके पीछे भी न्यूक्लियर वेपन्स ही कारण है। पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में 20 वर्ष का फासला था, लेकिन जो दूसरे विश्व युद्ध से अभी 2026 हो गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि जिस दिन तीसरा विश्व युद्ध हुआ उस दिन वही शिव पार्वती वाला जो बात है सही हो जाएगी कि मानवता अपने आप विनाश खुद कर लेगी। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं वो करने जा रहे हैं। और लेकिन अगर नाभिकीय हथियारों की संख्या इसी तरीके से लगातार बढ़ाते गए राष्ट्र, तो वो दिन दूर नहीं कि इस तरीके के बेहद खतरनाक जो वेपन सिस्टम्स जो रेशनल एक्टर्स नहीं है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके हाथों में पड़ सकते हैं। और राष्ट्र तो रेशनल एक्टर्स हैं, जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि रेशनल एक्टर्स तो ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन यू कैन नॉट से दिस अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स। वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि एक पाकिस्तान का एक मंत्री था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक आधा पाव एक पाव के बम की बातें किया करते थे, और हमारे पास पाव पाव के बम है, आधे आधे पाव के बम है। अगर ये पाव और आधे पाव और एक पाव और आधा किलो के बम किसी टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए, और आतंकवाद का जो एपी सेंटर पाकिस्तान है उसके हाथ में पड़ गया, ईरान के जो प्रॉक्सीज है, टेरर प्रॉक्सीज, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, उनके हाथ में पड़ गए, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में जो रैशनल एक्टर्स हैं उनके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही है कि वो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जैसी जो संधियां बनी थी या आईएनएफ जैसी जो संधियां बनी थी उसको फॉलो करें और उसको नाभिकीय हथियारों को सीमित रखें। ये जरूर है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें भी पता है, आप क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास भी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कहा कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, हमारे पास भी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहने के बाद भी अगर ये संख्या कम हो, सीमित हो और ये रेशनल एक्टर्स के हाथ में ही हो तो यही अच्छा है। आप नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत स्ट्रांग, मैं इसको स्ट्रांगली मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आज इस बात की नितांत आवश्यकता है। ट्रस्ट डेफिसिट में अमेरिका ही आएगा। मैं देवनाथ सर का जो बात संजीव सर कह रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर से आप वो बिलीव नहीं कर सकते। एकमात्र इस्तेमाल इस पूरी दुनिया में अगर न्यूक्लियर वेपन का हुआ तो सिर्फ अमेरिका ने किया, तो सबसे बड़ा डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर अमेरिका के साथ है, और सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे हथियार भी उसी के पास है। संजीव जी जल्दी से उस समय सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और इस समय सभी के पास हैं। तो वो जो रैशनैलिटी के साथ आप सोचेंगे तो रशिया के ऊपर यदि अमेरिका ने चलाया तो भाई जाहिर है कि अमेरिका भी तबाह होगा, और ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे मैट की सिचुएशन कहते हैं उसमें दुनिया चली जाएगी, न्यूक्लियर विंटर में दुनिया चली जाएगी, जिसकी की भयावह कल्पना है ठीक अभी की जाती है। लेकिन पिछले 50-60 सालों में सबसे ज्यादा अटैक तो अमेरिका ने किया, दूसरे देशों में घुसने का काम। रैशनैलिटी ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पर है, लेकिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता वहां पर इस्तेमाल कर ले, हो सकता है ईरान पर इस्तेमाल कर दे अमेरिका, जब उसके बस के बाद से बाहर चली जाएगी बात। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू किया था
तो जाहिर है कि अमेरिका यूक्रेन को पूरी मदद दे रहा था। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन से जब ये पूछा जाता था कि यदि रशिया ने कोई न्यूक्लियर वेपन्स, इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उन्होंने कहा कि हम फिर उसके बाद सीधे युद्ध में उतरेंगे और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इस बात को सीधा कहा था। और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं किस तरीके के हैं, वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे और कोई भी नहीं चुकेगा। ठीक है, अगर मलिक भारत साहब कुछ पाकिस्तान कहना के चाह बीच में रहे हैं। अगर जी। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हाँ। इस्तेमाल कर दिया तो जाहिर है कि भारत मैसिव रिटेलिएशन भारत भी करेगा नहीं, और पाकिस्तान बिल्कुल का। सही बात है आपकी। मलिक सर कुछ कहना चाहते हो? देवनाथ सर उसके बाद आ रहा हूं। मलिक सर आपको हाँ विवेक जी, आ रही है आवाज, या बोलिए। विवेक जी, मैं आपका एक चीज पे ध्यान देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन, इससे सदियां डिस्ट्रॉय होती है। सदियों तक अपंगता, उस जमीन के कण कण में वो रेडिएशन जो मिलता है ना, वो वहां की ह्यूमैनिटी को डेवलप नहीं होने देता, वहां के हर पत्ते को, हर 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 दरख्त को और वहां की हर फसल को बर्बाद करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बड़ी पावर्स है ना, जिसमें इंडिया भी आज बड़ी पावर में है, तो मुझे लगता है कि ये सब मिलकर इस चीज को नहीं होगा, नहीं होने देंगे, एक अंडरस्टैंडिंग जरूर दिखाएंगे। हाँ, ये बात मैं संजीव साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इस चीज को, बड़ी ताकतों को इंश्योर करना होगा कि जो ये पाव पाव वाली फौज है ना, ये पाव पाव वाली जो जमात है, इससे थोड़ा सा खतरा जरूर है। जी, ये पाव पाव वाली जमात का क्या, अब तो मेगाटन वाली जमात भी अनलीश हो गई है। यूके देवनाथ सर। विवेक, अब देखो, डिस्कशन बड़ी मछली से छोटी मछली या छोटी मछली से बड़ी मछली की तरफ जा सकता है। मैं छोटी मछली से चालू करता हूं। पाकिस्तान कहता है कि उसने न्यूक्लियर हथियार इसलिए बना लिए, जाहिर बात है बाहर से मदद मिली, क्योंकि हिंदुस्तान ने बना लिए। ये फैक्ट है कि पहले हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए, इसके बारे में विदेश मंत्रालय भी एक्सेप्ट करता है। अब बात है कि छोटी मछली से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इसलिए बना लिए क्योंकि भारत के पास थे। पाकिस्तान के पास समझो जितने भी हैं, हमारे पास उनके पास अगर 160 हैं, हमारे पास 170 हैं, हमारे पास उनसे 10 ज्यादा हैं। तो देखिए, ये क्या हम अगले 50 साल, 100 साल, 200 साल तक इसी तरह से जिंदा रहेंगे? एक चीज मैं आपको विवेक बता सकता हूं, चीन ने अपने किसी भी ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल में कभी नहीं हिंट दिया है। ये मेरे को शोध करके भी कहीं नहीं मिला। मैं माइक्रोस्कोप और दूरबीन से ढूंढ चुका हूं। चीन ने कभी नहीं कहा कि उसके न्यूक्लियर हथियार भारत के खिलाफ हैं। तो और ये भी नहीं बताया कितने न्यूक्लियर हथियार है उसके पास। भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? हाथ मिलाएं और बोले कि हम हर साल एक एक दो न्यूक्लियर हथियार को तब तक डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, वेरीफाई करते हुए, वेरीफाइबल डिस्ट्रक्शन करते रहेंगे, जब तक कि अगले 10, 20 या 30 साल में दोनों देश में एटॉमिक हथियार खत्म नहीं हो जाते। हमें सोल्यूशन ढूंढना है, हमें टेंशन नहीं क्रिएट करना है। हमें यह नहीं करना कि पाकिस्तान ने 10 बना लिए तो हिंदुस्तान 20 बना ले, पाकिस्तान ने 20 बना ली तो हिंदुस्तान 40 पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे कैसे? विवेक, पाकिस्तान पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, पाकिस्तान छोटा देश है, डरा हुआ देश है। पाकिस्तान ने को दो ही चिंता सताती है कि वो भारत से युद्ध में हार जाएगा। ये समझना पड़ेगा। अभी जो वो बात करते हैं ना कि न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक कर देंगे, देखिए, तो भारत ने जब कहा कि हम तो देवनाथ सर, माफ कीजिएगा, आपकी थ्योरी के हिसाब से तो फिर जब परमाणु हथियार नहीं थे तब तो दोनों देश दोस्त होने चाहिए थे। हाँ, तो देखिए, हाँ, आपने सही जगह पे उंगली रखी है विवेक। जब परमाणु हथियार नहीं थे, 1974 से पहले की बात कर रहा हूं, दोनों देश में थ्रेट कन्वेंशनल था। हमारी कन्वेंशनल आर्मी, उनकी कन्वेंशनल आर्मी। मैं 1974 तक की बात कर रहा हूं। 1974 में जब खून के प्यासे तब भी तो थे सर। दिक्कत तो वहां पे फंस जाती है। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड मलिक साहब, 10 सेकंड। विवेक जी, पाकिस्तान की आर्मी हारागिरी क्यों करेगी? पाकिस्तान की आर्मी की तो इज्जत, वहां का वजूद ही इसलिए कि वो इंडिया के खिलाफ जहर बोलना है। बिल्कुल, ये पॉइंट वाली बात है। चलिए, वक्त मिलता तो और किसको आगे बढ़ाता है। ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग चल रही थी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह से परमाणु हथियारों के लिए दो बड़ी ताकतें अगर आजाद हो जाएंगी, अनलीश हो जाएंगी, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट, बुरा इंपैक्ट दुनिया पर हो सकता है। खास पेशकश में इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव।